हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है हिस्ट्री का, जिसका पेपर कोड HI04 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1947 ईडी भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हम बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, इस बार पूछने की पूरी संभावना है। मॉडल पेपर सॉल्यूशन है एकदम। पहला है खंड ए, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। हालांकि रामकृष्ण मिशन जैसे मूल रूप से रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन कहा जाता है कि स्थापना स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण के मठवासी और गृहस्थ शिष्यों के साथ 1897 में की, ताकि श्री राम कृष्ण की इस वैदांतिक शिक्षा को साकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की दो शिक्षा लिखिए। आर्य समाज की दो शिक्षा कौन कौन सी है। तो आर्य समाज की दो शिक्षाएं, प्रमुख शिक्षाएं हैं वेदों का महत्व और एक ईश्वर में विश्वास। आर्य समाज में वेदों को ज्ञान का स्रोत माना है और उनका अध्ययन, प्रसार, सुनना, प्रचार करना सभी आर्यों का प्रतिम कर्तव्य है। इसके साथ ही आर्य समाज एक निराकार, अमर, निर्भय, नित्य, पवित्र, सर्वव्यापी ईश्वर में विश्वास रखता है, जो सभी ज्ञान का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले कौन थी। ज्योतिबा फुले कौन थी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान भारतीय समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। फुले ने अपना जीवन महिला और दलितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, विशेष रूप से महिला शिक्षा, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया। प्लासी का युद्ध क्यों लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच लड़ा गया। यह युद्ध बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के दो विचारों के नाम बताइए। स्वामी विवेकानंद के दो विचारों के नाम बताइए, कौन कौन से दो विचार हैं। तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद के दो प्रमुख विचार हैं जागो, उठो, जागो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। जागो, उठो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होगा। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होगा। ये दो विचार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश क्या थे। सत्यार्थ प्रकाश क्या थे। तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। यह पुस्तक 1875 में प्रकाशित हुई थी और इसका उद्देश्य वैदिक धर्म और दर्शन को प्रसिद्ध करना था। सत्य प्रकाश की प्रमुख बातें। सत्य प्रकाश की मुख्य बातें कौन कौन सी है। तो वेदों की महत्ता में सत्य प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की महत्व और उनके महत्व पर जोर दिया। हिंदू धर्म की आलोचना। इस पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं, परंपराओं की आलोचना की, जैसे कि मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था, सामाजिक सुधार। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर दिया, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर। वैदिक धर्म का प्रचार। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म और दर्शन को प्रचारित करना था और लोगों के इसके महत्व के बारे में जागरूक करना था।
सत्य प्रकाश का महत्व, सत्यार्थ प्रकाश का महत्व है आर्य समाज की नींव। सत्यार्थ प्रकाश ने आर्य समाज की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके विचारों और सिद्धांत को प्रचारित करने में मदद की। सामाजिक सुधार, इस पुस्तक ने सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर दिया है और लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया है। वैदिक धर्म का प्रचार, सत्यार्थ प्रकाश ने वैदिक धर्म और दर्शन प्रचारित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर की संधि कब की गई? लाहौर की संधि कब की गई है? तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। यह संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुई। इस संधि में सिखों ने अंग्रेजों को कई क्षेत्र सौंपे, जिनमें जालंधर, दोआब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से शामिल थे। लाहौर की संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के अंत का प्रतीक थी। इस युद्ध में सिख साम्राज्य की हार हुई और संधि के तहत सिखों को अंग्रेजी को भारी क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा कौन था? पेशवा कौन था? पेशवा मराठा साम्राज्य में एक प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का पद था। यह पद छत्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था। प्रारंभ में पेशवा छत्रपति के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे, लेकिन बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। अगले खंड है खंड ब, लघुत्तरीय प्रश्न। अगले क्वेश्चन है, आर्य समाज की शिक्षाओं का मूल्यांकन कीजिए। आर्य समाज की शिक्षाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक सामाजिक धार्मिक सुधारक आंदोलन था। इसने वेदों के महत्व पर जोर दिया, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, सामाजिक बुराइयां जैसे कि जाति व्यवस्था, बाल विकास, छुआछूत को विरोध किया। आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह और सामाजिक समानता के लिए भी काम किया। मूल्यांकन में यह आर्य समाज ने भारतीय समाज के महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन कुल आलोचनाओं का भी सम्मान करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। धन निष्कासन का सिद्धांत, जैसे धन का बहिष्क्रम भी कहा जाता है, यह बताता है कि कैसे देश धन और अन्य मूल्यवान संपत्तियों का बिना किसी प्रतिफल के दूसरे देश में जाना उस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। यह सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति की विश्लेषण करते हुए प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ब्रिटिश सरकार भारत से संशोधन और धन का दोहन कर रही थी, जिस देश में गरीबी और पिछड़ापन बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज पर एक लेख लिखिए। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना सबसे पहले 1942 में मोहन सिंह ने की थी। इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश राज से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पुनर्जीवित किया था। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? उत्तर है, 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण शामिल थे। मुख्य कारणों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना शामिल था। विद्रोह के मुख्य कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में है विलय की नीति,
लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के तहत कई भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, जिससे शासक और जनता दोनों में असंतोष था। पेशवा और मुगल बादशाह का अपमान। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक मानने से इनकार करना और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से इनकार करना भारतीय शासकों और जनता में आक्रोश का कारण बना। सामाजिक और धार्मिक कारण। नस्लीय भेदभाव। अंग्रेजों द्वारा भारतीय के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता है, जिससे भारतीय में हीन भावना गुस्सा था। आगे धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही थी, जिससे धार्मिक भावना आहत हो रही थी। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की कोशिशों से भी जाना जाता है। जनता में डर है। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की कोशिशों से भी जनता में डर और गुस्सा था। अगला कारण है धार्मिक कारण। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भूमिकर नीतियों। अंग्रेजों की भूमिकर नीतियों में किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रही थी, जिससे वे गरीब और कर्जदार हो गए थे। दस्तकारी का विनाश। भारतीय दस्तकारी और उद्योग को नष्ट किया जा रहा था, जिससे कारीगर को बेरोजगार हो रहे थे। अगले सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी की तुलना में कम वेतन और सुविधा दी जाती थी, जिससे उनमें असंतोष था। एनफील्ड राइफल का विवाद। एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती थी। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन क्या है। होम रूल आंदोलन क्या है? तो होम रूल आंदोलन भारत में 1916 से 1918 तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के स्वशासन प्राप्त करना था। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राजनीतिक सुधारों में विफलता के बाद शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के आंतरिक मामलों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हैं? स्थायी बंदोबस्त के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई है। ये भू राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली में जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाता था और उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, जबकि वे किसानों से अधिक वसूल कर सकते थे। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य बातें। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक माना गया और उन्हें अपने क्षेत्रों का उत्तराधिकारी का वसूगत अधिकार दिए गए। निश्चित राजस्व। सरकार को जमींदारों से निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त होता था, जिसे भविष्य में बदला नहीं जा सकता था। सूर्यास्त कानून। राजस्व का भुगतान एक निश्चित तिथि सूर्यास्त से पहले करना होता था, अन्यथा भूमि नीलाम कर दी जाती थी। 19% क्षेत्र शामिल। इस अवस्था में ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र शामिल थे। जमींदारों का शोषण। जमींदारों ने किसानों से अधिक राजस्व वसूल शुरू कर दिया, जिससे उनका शोषण होने लगा। किसानों का नुकसान। किसानों के पास भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, उन्हें किसी भी समय बेदखल किया जा सकता था। स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव। कंपनी को लाभ। कंपनी को एक निश्चित राजस्व प्राप्त होता था, जिससे वे उसका बजट बनाना आसान हो गया। जमींदारों का उदय। जमींदारों को अधिक शक्ति और धन प्राप्त हुआ। किसानों का शोषण। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, वे गरीबों में फंस गए।
कृषि में ठहराव। जमींदारों ने भूमि सुधार में निवेश करने के बजाय राजस्व ग्रहण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिससे कृषि में ठहराव आ गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों का विवेचना कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। तो तरह पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा गया, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध के कई कारण थे, जिसमें मराठा साम्राज्य का विस्तार, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का हस्तक्षेप और मराठा सरदारों में आपसी फुट शामिल थे, जिसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारण हैं मराठा साम्राज्य का विस्तार। मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी में तेजी से फैल रहा था और उसने पंजाब सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इससे अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को खतरा महसूस हुआ, जो पहले से इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली का हस्तक्षेप। मराठा विस्तार को रोकने और अपने हितों की रक्षा के लिए अहमद शाह अब्दाली ने 1759 में भारत पर आक्रमण किया। मराठा सरदारों में आपसी फूट और इच्छा थी, जिससे वे एकजुट होकर अफगान आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सके। अगले, पंजाब पर मराठा नियंत्रण। मराठा ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था और अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को वहाँ से भगा दिया। मराठा ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को वहाँ से भगा दिया, जिससे अब्दाली और मराठों के बीच सीधा संघर्ष हुआ। मुगल दरबार में मराठा हस्तक्षेप। मराठा साम्राज्य का मुगल दरबार में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे कुछ वर्ग असंतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अब्दाली को मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला है अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह नामक अहिंसक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली हथियार विकसित किया, जिसके तहत लोगों को बिना किसी हिंसा के अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने के लिए प्रेरित किया गया। और अगला है राष्ट्रीय एकता। गांधी जी ने विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जैसे आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार। गांधी जी ने सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिन्होंने ग्रामीण विकास और स्वदेशी उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया। जनता को प्रेरित करना है। गांधी जी ने अपने भाषणों और लेखकों कार्यों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने करो या मरो जैसे नारों के माध्यम से लोगों में उत्साह भरा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध ने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया और अन्य देशों में भी नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन प्रेरित किया। गांधी जी नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया, जिसने अंत 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आगे खंड 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत पर ब्रिटिश शासक ने आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी नुकसान हुआ। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया।
कृषि क्षेत्र को कमज़ोर कर दिया। धन का एक तरफा प्रभाव ब्रिटिश की ओर कर दिया, जिससे भारत की गरीब हो गया। भारत गरीब हो गया। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण। भारतीय उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश सरकार ने भारत में पारंपरिक उद्योगों जैसे वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया। उन्होंने भारतीय कपड़ों पर भारी कर लगा दिया। ब्रिटिश कपड़ों को बिना किसी कर के भारत में आयात करने की अनुमति दे दी, जिससे भारतीय उद्योग बर्बाद हो गए। लाखों लोगों में बेरोजगार हो गए। कृषि का व्यावसायीकरण। ब्रिटिश सरकार ने कृषि का व्यावसायीकरण किया, जिसका अर्थ है किसानों को नकदी फसलों जैसे नील और कपास की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे खाद्य फसलों की कमी हो गई और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। धन का निष्कासन। ब्रिटिश सरकार ने भारत के धन को ब्रिटिश में स्थानांतरित किया। इस धन का उपयोग ब्रिटिश और औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जबकि भारत में गरीबी और भुखमरी बढ़ गई थी। भूमि राजस्व नीति। ब्रिटिश सरकार ने भूमि राजस्व की कठोर नीतियां लागू की, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ा। स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियों ने किसानों को जमींदारों के शोषण के प्रति संवेदनशील बना दिया। और व्यापारी संबंध। ब्रिटिश शासन के भारत को एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और एक बाजार के रूप में बदल दिया। भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयात किया जाता था, जबकि भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था। आधारभूत संरचना का विकास। ब्रिटिश सरकार ने कुछ क्षेत्रों में आधारभूत संरचना जैसे कि रेलवे और सड़कों का विकास किया, लेकिन यह विकास मुख्य रूप से अपने स्वयं के हितों को पूरा करने के लिए किया गया। रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, ताकि उन्हें ब्रिटिश भेजा जा सके। गरीबी और भुखमरी। ब्रिटिश शासन के कारण भारत में गरीबी और भुखमरी बढ़ गई। भारतीय उद्योगों के विनाश, कृषि व्यावसायीकरण और धन निष्कासन के कारण लाखों लोग गरीब और भुखमरी से पीड़ित थे। ब्रिटिश शासन ने आर्थिक प्रभावों ने भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक क्षति पहुंचाई। भारत को स्वतंत्रता के बाद भी गरीबी और पिछड़ेपन से जूझना पड़ा, जिसका एक बड़ा कारण ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए आर्थिक शोषण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था की विशेषता बताइए। भू राजस्व व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो उत्तर, भू राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है भूमि का सर्वेक्षण और मापन। भूमि को नियमित रूप से या कभी कभार खेती किए जाने के आधार पर यह कच्चे माध्यम से और बुरे श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। राजस्व का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता और उत्पादन के आधार पर किया जाता है। राजस्व का संग्रहण में राजस्व संग्रहण के लिए विभिन्न प्रणालियाँ थी, जैसे कि गलत बख्शदी, जहाँ राज्य का हिस्सा सीधे खेत के लिए शेर से ही लिया जाता था। बिचौलिया उन्मूलन। कुछ प्रणालियों में जैसे रेतवाड़ी, सरकार के किसानों से सीधा संपर्क किया। बिचौलिया जैसे जमींदार को समाप्त करने की कोशिश की। किसानों का अधिकार। रेतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक, कब्जदारी अधिकार दिए गए। स्थायी बंदोबस्त। जमींदार व्यवस्था में जमींदारों को एक निश्चित राशि सरकार को जमा करनी होती है। महालवारी व्यवस्था। इस व्यवस्था में पूरे गांव में या महल का एक इकाई माना जाता है। राजस्व का निर्धारण सामूहिक रूप से किया जाता है। अधिकतम राजस्व संग्रह। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम राजस्व संग्रह करना था, जिससे किसानों का शोषण होता था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन का एक लेख लिखिए। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से उखाड़ फेंकना था। इस आंदोलन ने केवल
ब्रिटिश शासन को चुनौती दी बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद को भी मजबूत किया। क्रांतिकारी आंदोलन का उदय। आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण और भेदभाव। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, समय समय पर पड़ने वाले अंकाल और भारतीय के साथ भेदभाव की क्रांति आंदोलन को जन्म दिया। उदारवादियों उग्रवादियों की असफलता। उदारवादियों के नरमपंथी तरीकों और उग्रवादियों के हिंसक तरीकों से असफलता ने भी युवा को क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव। तिलक के लेखों और उनके द्वारा शुरू किए गए गणेश और शिवाजी उत्सव ने युवा को प्रेरित किया। उनमें देशभक्ति की भावना जगाई। अन्य देशों के प्रेरणा। आयरलैंड और रूस के चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन ने भी भारतीय क्रांतिकारी को प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी आंदोलन का चरण। पहला चरण 1907 से 1917। इस चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे क्षेत्रों में वृद्धि हुई। इस दौरान अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त समितियों का गठन हुआ जिन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरा चरण है 1920 के दशक। इस चरण में क्रांतिकारी गतिविधियां अधिक व्यापक हुई जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा चरण 1930 के दशक। इस चरण में क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही लेकिन इनका स्वरूप बदल गया। इस दौरान क्रांतिकारियों के सामाजिक न्याय समानता के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया। क्रांतिकारियों आंदोलन का प्रभाव। क्रांतिकारियों का आंदोलन पर प्रभाव क्या है? राष्ट्रवाद को बढ़ावा। क्रांतिकारी आंदोलन के भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया। लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। ब्रिटिश शासन को चुनौती। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से चुनौती दी और उन्हें झुकने पर मजबूर किया। और स्वतंत्रता संग्राम की गति। क्रांतिकारी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। इससे ये निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। सामाजिक न्याय की वकालत। कुछ क्रांतिकारियों के सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जिससे समाज में सुधार की मांग उठी। और अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला की भूमिका परीक्षण कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण थी उन्होंने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई, जेल गई जहाँ तक सशस्त्र संघर्ष भी हिस्सा लिया। महिला की भूमिका का परीक्षण। सशस्त्र संघर्ष। रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर गानों ने सशस्त्र संघर्ष में नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। राजनीतिक आंदोलन। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और अंजना देवी चौधरी जैसे नेताओं के राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जनसभाओं को संबोधित किया, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार। महिलाओं के बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई, सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे अहिंसक प्रतिरोध। महिलाओं ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन में भाग लिया जैसे नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। भूमिगत गतिविधियाँ। कुछ महिला ने भूमिगत रहकर आंदोलन को जारी रखा जैसे कि उषा मेहता, अरुणा अशरफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया। सांस्कृतिक योगदान। महिला ने देशभक्ति के लिए गीत गाए, कविता लिखी और कलाओं के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिला की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों
में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका बलिदान, साहस और दृढ़ संकल्प भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरई को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और ऐसी क्लास के लिए कमेंट ज़रूर करें।